सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। आइए सुनते हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस क्या है और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रुमेटोलॉजी इंडिया इसके द्वारा हमारा एफर्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रुमेटोलॉजी को समझें और इसके रिलेटेड बीमारियों के बारे में समझ के ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लें। अगर आपको रुमेटिक डिसीज है या इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या स्क्लेरोडर्मा ये एक ऐसी डिसीज है जो ऑटो इम्यून डिसीज है। मतलब ये शरीर में एंटीबॉडीज बनने की वजह से हमारा शरीर जब खुद को नुकसान देने लगता है उस वजह से होने वाली बीमारी। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं, बट ज्यादातर ये बीमारी महिलाओं में देखी जाती है। यूजुअली अराउंड एज ऑफ 30 to 50 इसके बीच में बीमारी की शुरुआत पाई जाती है और इसकी शुरुआत बहुत ही धीरे होती है, इतनी धीरे कि बहुत बार पेशेंट्स को पता भी नहीं होता कि इनको सिस्टमिक स्क्लेरोसिस शुरू हुआ है। फिर डॉक्टर को कैसे पता चलता है? सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में जो शुरुआती चेंजेस होते हैं वो स्किन में होते हैं, जैसे कि हाथों की और चेहरे की स्किन जो है ये टाइट हो जाना। हमारी स्किन जो है ये यूजुअली लूज होती है। अगर आप अपनी स्किन को मूव करने की कोशिश करें तो नीचे वाली बोन के ऊपर आप स्किन को मूव कर पाते हैं, बट सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में ये स्किन जो है ये टाइट होकर बाइंड हो जाती है। यही चेहरे पे जब होने लगता है तो चेहरे की स्किन खिंचने लगती है, नोज जो है, नाक जो है ये पिंच्ड आउट, थिन आउट होने लगता है, होठ जो है वो पतले दिखने लगते हैं और स्किन चेहरे की खिंचने की वजह से चेहरे पे एक शाइन सी आ जाती है। इसके साथ ही क्योंकि स्किन तनने लगती है, पेशेंट्स को तकलीफ होने लगती है मुट्ठी बंद करने में क्योंकि स्किन अब टाइट हो चुकी है, या मुंह पूरी तरह से खोलने में। साथ ही साथ पेशेंट्स को और लक्षण भी आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आंखों का सूखापन और मुंह का सूखापन। क्योंकि मुंह सूखा रहता है, पेशेंट्स को खाना निगलने में तकलीफ हो सकती है या दांत में कैरीज हो सकती है, दांतों में सड़न आ सकती है। एक सीरियस प्रॉब्लम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस का है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। बड़ा सा नाम, बट इसका मतलब क्या है? रेनॉल्ड्स फिनोमेना का मतलब है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के चलते जो खून की नसें है वो कोल्ड सेंसिटिव हो जाती है। अगर कोई ठंडे मौसम में जाए, एसी में जाए, ठंडे पानी में काम करे तो ये नसें अचानक से सिकुड़ जाती है और जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाता है। ऐसा होने की वजह से पूरी की पूरी उंगलियां सफेद पड़ सकती है। अगर लंबे समय तक खून ना पहुंचे तो ये नीली पड़ सकती है। इस तरह से सफेद या नीला रंग हो जाना हाथों में हो सकता है, नाक के टिप पे हो सकता है, कानों में हो सकता है, या आपको पैरों की उंगलियों में हो सकता है। वो सारे हिस्से जो ज्यादा ठंडे पड़ सकते हैं वहां ये इफेक्ट दिखाई दे सकता है और इसे रेनॉल्ड्स फिनोमेना कहा जाता है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना बहुत बार दर्द नहीं देता और इस वजह से पेशेंट्स इसे रिपोर्ट करते नहीं क्योंकि उन्हें लगता है ये कॉमन बात है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसकी एक खास वजह है, अगर ये ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाए तो वहां अल्सर हो सकता है। अल्सर का मतलब है जख्म हो सकती है, वो उंगली काली पड़ सकती है और इन सिवियर केसेस उंगली ब्लड सप्लाई ना होने से बर्बाद होकर टूट सकती है। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के और इन्हें होने से रोका जा सकता है अगर सही टाइम में डायग्नोसिस किया जाए। एक और सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के साथ हो सकता है वो है लंग्स की इन्वॉल्वमेंट। जैसे स्किन सिकुड़ रही है वैसे अगर लंग्स सिकुड़ने लगे, लंग्स माने फेफड़ा, इसका काम है सांस लेना। सांस लेते वक्त लंग्स को बड़ा होना है और सांस छोड़ते वक्त से छोटा होना है। ये मूवमेंट के लिए लंग हेल्दी होना चाहिए, बट अगर लंग सिकुड़ने लगे तो सांस लेंगे कैसे? सांस लेते वक्त सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी आ सकती है जो बहुत बार सूखी खांसी होती है और इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज या ILD। ILD अपने आप में और वजह से भी हो सकता है, बट रूमेटिक बीमारियों में सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एक बड़ी वजह है ILD होने की। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में एक और तकलीफ होती है फूड पाइप की, जिसके वजह से उन्हें खाना निगलते वक्त चेस्ट में पेन हो सकता है या खाना खाने के बाद वही खाया हुआ खाना 1-2 घंटे बाद भी ऊपर आ सकता है। मुंह में खट्टी डकारें आना और खाना जैसे ही लेट जाए वैसे खाना ऊपर आना, जिसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या GERD भी कहा जाता है। ये लक्षण सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में काफी बार हम देखते हैं। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में एक प्रॉब्लम किडनी को भी हो सकता है कि किडनी की फंक्शन कम हो सकती है, जिसे स्क्लेरोडर्मा रीनल क्राइसिस कहा जाता है। अब इतने सारे लक्षण हैं सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के, बट सबसे कॉमन जिससे मैंने शुरुआत की थी वो है स्किन की तकलीफ, इसलिए इसका पुराना नाम है स्क्लेरोडर्मा। अगर किसी को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है तो इसका डायग्नोसिस कैसे करें? सबसे पहली बात, इसके एक्सपर्ट्स होते हैं रुमेटोलॉजिस्ट, तो रुमेटोलॉजिस्ट को मिलिए। रुमेटोलॉजिस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन मतलब आपके स्किन के चेंजेस देख के, आपके हाथों को देख के एक रीजनेबल क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट आते हैं, उसमें से एक जरूरी टेस्ट है ANA।
ANA स्टैंड्स फॉर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, और ये एक ऐसी टाइप की एंटीबॉडी है जो आपकी इम्यून सिस्टम बना रही है और जो एट द बेसिस है इस बीमारी के। ANA के साथ साथ और एंटीबॉडीज जैसे कि एंटी SCL70 ये भी पॉजिटिव देखा जा सकता है। कुछ पेशेंट्स को सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के साथ ओवरलैप आ सकता है, माने सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के साथ दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियां आ सकती है जैसे कि SLE या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कुछ बार पेशेंट्स को मसल की तकलीफ भी आ सकती है। इसे ओवरलैप सिंड्रोम या कभी कभी मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसीज भी कहा जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन कौन से फीचर्स ज्यादा है ट्रीटमेंट उस हिसाब से टेलर करनी पड़ती है। अच्छा, तो क्या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस को ट्रीटमेंट है? वेल है, और ये ट्रीटमेंट दो पेशेंट की एग्जैक्ट सेम नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को ज्यादा तकलीफ रेनॉल्ड्स फिनोमेना की है तो हमें ऐसी दवाइयां देनी चाहिए जो सिकुड़ी हुई ब्लड वेसल्स को खोल दे, जिन्हें वेजोडाइलेटर्स कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को लंग में तकलीफ है तो हमें एंटी इंफ्लेमेटरी देनी पड़ेगी जो उस लंग की जख्म को रोके, जिसमें कभी कभी स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है या साइक्लोफॉस्फेमाइड या रिटक्सिमैब नाम की दवाइयों का इस्तेमाल हो सकता है। ये बड़ी दवाइयां हैं, इनको आप हल्के में नहीं ले सकते और इसको देने के लिए रूमेटोलॉजिस्ट की ही जरूरत है। साथ ही साथ अगर रीनल किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी अपनी दवाइयां है, अगर ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी अपनी दवाइयां है। सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे हाथों में इन्फाक्स हो जाना या हाथों में जख्म हो जाना, इसके लिए भी अपनी दवाइयां देनी पड़ सकती है। इन दवाइयों के साथ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और यह समझना जरूरी है कि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट कई सालों तक चलती है। किसी और रूमेटिक डिसीज की तरह इस बीमारी को भी लंबे समय ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब इंटरनेट पे शायद आप देखेंगे कि देयर इज नो क्योर फॉर स्क्लेरोडर्मा, ये लिखा हुआ मिलेगा। ये गलत भी नहीं है और मैं कहूंगा इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं होना चाहिए कि इससे पेशेंट ठीक नहीं हो सकते। पेशेंट ठीक हो सकते हैं, बट हम इसकी वजह को पूरी तरह समझ नहीं पाए और आज तक उस वजह को जिसको हम समझ नहीं पाए पूरी तरह से बदल देंगे, ये क्लेम करना गलत होगा। तो हम नहीं क्लेम कर सकते कि हम इसको क्योर कर सकते हैं, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ, यू कैन हैव कंट्रोल ऑफ योर सिम्टम्स एंड वी कैन प्रोटेक्ट ऑल द ऑर्गन्स। जहां जहां नुकसान है उसे रोका जा सकता है, बट ट्रीटमेंट के साथ ही। इस ट्रीटमेंट के लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट की जरूरत है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण रहे हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट को मिलिए। अगर आपको कोई सवाल है तो उनसे डिस्कस करें और ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन। आई होप दिस हेल्प्स यू। नमस्कार, जय हिंद।